ऐसा नहीं है कि यहाँ कहकर ही जा रहे हैं कि भाई हम कह लेंगे मुकदमा दर्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी वकालत तो करता हूँ, तो और सब मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। रोड पे उतरो, काटनो को नहीं है ना, अल्टीमेटम दे दो, रोकनो को नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू चालू देना और लास्ट तक फोन जब तक देना जब तक भी चालू देना थाना काहे कौन करना है ग्राम चुप करके गांजा सब मिल जाएगी और उस पर एक मजबूत केस दर्ज होता है, वो केस दर्ज करके इनको बंद किया जाए। अगर 15 दिन में ये नहीं करते तो हम रोड पर रोड रोकने का जो भी उग्र आंदोलन होता है राजू भैया और जो आदेश कर देंगे, हम तन मन धन से हर तरह से इनके साथ हैं, हर तरह से इनका सहयोग करेंगे और आधी रात को भी ये लोग बोलेंगे तो हम सब लोग हर तरह से इनका सहयोग करने को तैयार है। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद राहुल जी। भाई साहब आपने अपने विचार रखे और उससे पहले हमारे पुलिस के अधिकारी भी हमारे मध्य विराजमान हैं और ऐसा नहीं है, प्रशासन जागा हुआ है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सभी के सुपरिचित भाई आशीष जी मेहता को कृपया मंच पर आएं और अपने क्रांतिकारी विचारों से नशा मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। आशीष जी मेहता का जोरदार स्वागत है। भारत माता की जय। जय श्री राम। जैसे मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने जो भी विचार थे इस नशे को लेके वो बता चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा केवल एक ही सुझाव है कि जब तक प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा हम इस और अपने जो कदम बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पब्लिक आपके साथ है, जनता आपके साथ है, युवा आपके साथ है, लेकिन जब तक प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि प्रशासन जब आपको ये पता लग जाता है, थाने पे हम इन्फॉर्म करते हैं तो आप न तो गाड़ी भेजते हैं और बल्कि जो उसका विरोध कर रहा है आप उसी को उठा के थाने पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले राजू भाई के साथ हुआ हुई है। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि आप लोग जब भी हमारी तरफ से फोन आए आप तुरंत अपनी गाड़ी भेजें, अपना लवाजमा भेजें, PCR भेजें और अपने थानाधिकारी को भी सूचित करें कि भैया आपको जाना ही पड़ेगा। ये नशे के खिलाफ इतनी बड़ी जो मुहिम चल रही है उसमें भागीदारी जब तक आप लोगों की भी नहीं होगी तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे हमारे राहुल भाई ने बोला कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारे को सुनाना भी आता है और ये रोड बैठा है, हम लोग बैठे हैं, फिर जब जिस दिन जाम लगेगा उस दिन पूरा राजस्थान जाम होगा, यह आप सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने अपने विचार रखे, स्वागत करते हैं। अब हमारे बीच में सुनील सिंह जी शेखावत आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। युवा शक्ति मंच का जो संचालन करते हैं, काम देखते हैं, कृपया मंच पर विराजें युवा शक्ति मंच के श्री सुनील जी शेखावत। मैं ऐसे भी हमारे मध्य लोग हैं, जैसा मैं बता रहा था कि जिन्होंने अपने परिवार के भाई को, पिता को, कई लोगों को खोया है। उनमें से एक हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान नरेश जी मीणा। नरेश जी मीणा एक बार अपना बताएं कि किस दौर से वो गुजरे हैं, कैसे आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं अभी, और वो नशे की वजह से कैसे उन्होंने अपने परिवारजन को खोया और जाते हुए देखा सिर्फ नशे की वजह से। और इनके खिलाफ भी कई बार कोई कार्रवाई हुई है, इन्होंने विरोध भी किया। मैं आमंत्रित करता हूं नरेश जी मीणा, जोरदार स्वागत करें, ताली बजाएं मेरे साथ। यहाँ पर आए सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। मेरे पर जो बीती है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई जो संघ से था, प्राथमिक वर्ष शिक्षक था और मैं मुख्य शिक्षक रहा हूँ। 26 साल का था, इस नशे की चपेट में आ गया। उसके बाद में उसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। फिर यहाँ पे लाने के बाद में पास में वापस मिलती है, उसने वापस स्टार्ट कर दी। फिर उसकी डेथ हो गई। इस सदमे को मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उसके 2 महीने बाद मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं अकेला बचा हूँ, अब परिवार चलाऊँ या तैयारी करूँ, ये बात। मैं बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप तैयारी कीजिए। और जैसा कि भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मुझे फांसी हो जाएगी या कानून अपना काम करेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो हर व्यक्ति को राजू बॉक्सर बनना पड़ेगा, तब जाके ये मुक्ति मिलेगी। मैं आमंत्रित करता हूं पप्पी देवी जी।
इनका परिवार किस आर्थिक दौर से गुजर रहा है और क्यों गुजर रहा है, ये वो खुद ही बताएंगी हमारे बीच में पधार कर। पप्पी देवी जी कृपया मंच पर पधारें और बताएं कि किस तरीके से, किस संघर्ष के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं और कैसे, कहां से मैनेज होता है नशा और कैसे, किस तरीके से ऐसे भी बोल लेना। आपका जो भी परिजन है, परिवारजन है। जोरदार तालियां बजाइए पप्पी देवी जी के लिए और हिम्मत और हौसले को सम्मान कीजिए। हमारे भी बड़े लड़के ऐसे हो रहे हैं, घर के सामान वामान सब बेच लेते हैं, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। एक छोरा है जो इसे परेशान कर रखे हैं, एक दारू पीता है, एक नशा करता है, शाम को रात को 2-2 बजे 1-1 बजे घुसता है, क्या करें। उसके हमारे चक्कर में परेशान हो रही हूँ मैं, टेंशन से नींद नहीं आती है, न खाना होता है न पीना होता है। घर ढूंढने जाए उसको बार बार में, 3 दफे डाल दिया उसको नशा मुक्ति में, 30-40 हज़ार लगा दिए मैंने, फिर भी समझा नहीं वो। अब क्या करें, एक बाप है, क्या कमाएगा क्या खाएगा। एक भाई है, 2 भाई और है, वो देवे तो देवे नहीं, कौन दे। बहू है बस एक, वही चला रहे घर, क्या करें। मैं तो खुद परेशान हूँ। बहन जी आपका थाना कौन सा लगता है ये भी बता दें यहाँ से। जवान नगर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे यहाँ थाना अधिकारी विराजमान है तो जानकारी रहे। हमारे बीच में ओजस्वी वक्ता श्रीमान राहुल जी श्रीवास्तव, मैं निवेदन करता हूं अपना एक बार ओजस्वी वक्तव्य। इधर बैठ। राहुल जी श्रीवास्तव सेठी कॉलोनी में निवास करते हैं पापा जी। और संघर्ष के समय, हर संघर्ष में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहुल जी का नाम आता है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है राहुल जी श्रीवास्तव का। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत साधुवाद। प्रशासन के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें मैं, सभी लोगों ने मालूम है कि सब लोग अब किस दौर से गुजर रहे हैं, नशा क्या होता है, इस सब के बारे में बात करने के अलावा मैं कहना चाहूँगा आपके साथ में कि कुछ छोटी सी प्रयास मेरी तरफ से रहे। इसलिए शायद सरकार बनने के बाद में 6 मई को सचिवालय में एक मीटिंग ली गई गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें मुख्य सचिव थे पहले और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार जी थे। उनके साथ साथ मीटिंग में बड़े अधिकारी डीजीपी लेवल और एडीजी लेवल के स्तर के और ज़्यादा आईजी लेवल के ऑफिसर्स थे। नशे के लिए ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, नशे की मुक्ति के लिए। कुछ चीज़ें उन्होंने गाइडलाइन बनाई भी होंगी नीचे तक, राजस्थान के लिए स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज वगैरह बना के आगे भेजे भी होंगे। मुझे जो लगा वो लगा, जब नीचे वाले अधिकारियों से, थाना स्तर के अधिकारियों से बातचीत की मैंने, तो पाया कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप ये है कि एक पुलिस में या जो भी डिसिप्लिन फोर्सेस होती हैं उनमें एक प्रोटोकॉल्स मूव करते हैं। प्रोटोकॉल्स के तहत कई चीज़ें जो हैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। एसएचओ लेवल तक के अधिकारी या थाना लेवल के स्तर के अधिकारी अपने सर्किल ऑफिसर या एडिशनल डीसीपी लेवल तक के अधिकारी से कंफर्टेबल फील करते हैं कुछ बातों के लिए, उसके बाद प्रोटोकॉल्स लागू हो जाते हैं। तो जो लोग बेसिकली ग्राउंड में जाकर के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई लेवल की लोग कार्रवाई करते हैं, एक्चुअल में उसकी चीज़ें आगे तक मुझे समझ में आया कि ऊपर तक नहीं पहुंचती हैं। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर या जो भी गाइडलाइन बनती है उसके अंदर ये जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक गैप रहेगा। दूसरी बात कि जमानत का प्रावधान 5 ग्राम से नीचे लिए जाने पर ट्रांसपोर्ट नगर ये जो भी थाने होते हैं वहीं पे लिए जाने का प्रावधान है, उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो मुझे डिटेल में तो नहीं मालूम, आप लोग सब लोग वकील वगैरह लोग बैठे हैं, लेकिन जमानत होनी ही होनी है, चाहे वो थाने पे हो या फिर कोर्ट से हो। 2-4 दिन में, 5-7 दिन में आगे हो जाएगा। पुलिस अपना काम कर सकती है, जैसी भेज सकती है। दूसरी बात ये निकाल के आई साहब, नई गाइडलाइंस आ गई, उसमें निकाला कि साहब के बाद वीडियो बनाएंगे। पुलिस के पास ऑलरेडी हर जगह जो मैंने देखा है, अगर बाइजे नफरी या सपोज संख्या 60 की थाने में तो ऑलरेडी पहले 30 आदमी है। अब उसमें से 2 आदमी वहाँ भेजे भी गए और एक आदमी वीडियो बनाएगा और एक आदमी कार्रवाई करेगा। इससे पहले जो भी रैकेट चला रहा हो सकता है कुछ हथियार से मार दे। ये एक नई गाइडलाइन निकाली गई साहब कि वीडियो बनाया जाएगा। अब वीडियो बनाने वाली जो गाइडलाइन है या प्रपोज कानून में है ये मुझे नहीं मालूम। अगर कानून में तो सरकार करेगी उसमें अमेंडमेंट, और अगर बाई गाइडलाइन है तो ऊपर के जो अधिकारी है वो उसमें करेंगे अमेंडमेंट। अगर ठीक होगा कि सपोज जेसी बढ़ाया जाए, क्योंकि जो जुडिशरी होगी वो काम करेगी आपकी गाइडलाइन या नियम या कानून या जो भी आपका बनाओ उसके आधार पर।
अगर चाहकर भी अगर आप इसको जो बेचने वाले को 14 दिन से ऊपर रख ही नहीं सकते, जेसी में बेच करके वो वापस बेलेबल ऑफिस है, उसमें सुख शक्ति का प्रावधान जब तक नहीं होगा तो उनको पुलिस को करने सको क्या? चलिए पुलिस के पार्ट पर की बात कर लेते हैं। पुलिस के पार्ट पर यह है कि साहब ऐसा चौक हम देखा होगा आपने सभी ने, कई लोग काफी सीसीएलजी मेंबर्स वगैरह सब लोग आपस में आपका इंटरेक्शन रहता है किसी न किसी पुलिस थाने की पुलिस से। हर एक एसएचओ, हर एक सीओ या एडिशनल या जो भी है और उपद्य अधिकारी हैं, साल 2 साल में चेंज होते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि पिछले कई साल जो लोग यहाँ बैठे थे 30 साल से नीचे के लोग यहीं पर मौजूद हैं। इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? इनके लिए बेसिकली अगर ज्यादा होता तो सर्किल में भी इंटरनली एक थाने से आदेश नगर वाला व्यक्ति जो वही आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट नगर वाला, ट्रांसपोर्ट नगर वहां चल जाएगा जवाहर नगर में। तो जब जिस उद्देश्य की वजह से ट्रांसफर पॉलिसी किसी भी डिपार्टमेंट में बनाई जाती है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है क्या? दूसरी बात हो जाती है तो बड़े अधिकारियों से ऊपर से मंत्री के पीएस से किसी को फोन करवा दिया जाता है, एसएचओ को या सपोज डीसीपी को, उसको वही रखा जाता बस। हमें जब तक बेसिकली सरकार के मुंह में हम सब नुमाइंदे हैं सरकार के, कहीं ना कहीं रूप में किसी से इस मुद्दे को भी ऊपर उठाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जो क्लीजिंग पार्ट ऊपर के अधिकारी में होता है वो नीचे भी हो। जो रैकेट बन चुका होता है, जो भी कुछ आपस में करना है, जो आप लोग बोल रही बात सही है, जो भी मतलब मुझे कई लोग कहते हैं साहब हमने सूचना दी, हमारे को टेक लिया, हमारे पास ही जब्त कर दिखा दी। तो ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। ये करना भी चाहे ऊपर के अधिकारी क्या करेगा? गाड़ी भेजेगा, भेज देता है। मैंने खुद ने इनको बोला, राजेश जी को, लक्ष्मी जी बैठी है, कई बार राजेश जी ट्रेनिंग में गए तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने भेज दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साहब इन्होंने गाड़ी नहीं भेजी हो, लेकिन किसी भी थाने बता रहा हूं जहां मेरी सूचना आती है वैसे ही काम करते हैं। लेकिन जो हमने बताया कि अल्टीमेटली नीचे तक की प्रॉब्लम जो बाकी स्टाफ वो भी तो कुछ करेगा। इन अधिकारियों के पास भी एक लिमिटेड हैंड्स है, इनके ऊपर जाने के बाद में हमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ऊपर के अधिकारियों के साथ में। पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर कुछ रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो वो भी करवाना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने स्तर पर बात करें, अगर जरूरत पड़े तो गृह मंत्रालय में मंत्री जी बैठे, मैडम साहब, उनके साथ बात करें। ये फोटो तस्वीर खिंचवाने का भी काम नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़े सचिवालय बैठ करके तो वहां बैठ करके इसमें कुछ अमेंडमेंट करवाए जाने चाहिए तो वो करवाए जाए। मेरा ये सजेशन ये है कि अगर मुझे जब भी मौका मिलता है मैं गाहे बगाए काम ही कर ही लेता हूँ। अगर फिर भी अगर व्यवस्था मुझे चाहेंगे तो मैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमेशा तैयार हूं। बाकी आप लोग जो अभियान चला रहे हैं, जिसे कर रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है कि साहब जिन लोगों ने बेसिकली ये काम किए, जो कर रहे हैं और उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ये बहुत विचारणीय विषय है कि अल्टीमेटली कि ये और आशा नहीं हो रहा। 2-3 साल से तो मैं खुद सुन रहा हूँ कि साहब ये नशे का प्रॉब्लम है। खुद आनंद कुमार जी ऐसे साहब ने खुद इस बात को संज्ञान लिया और चीजें हमसे मांगी, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है क्या कुछ पार्ट पर जो है वो चीज लैप्स रह जाती है, उस लैप्स को खत्म करना पड़ेगा। ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर हो जाता है इनका सबके साथ में तो मुझे लगता है नहीं, अधिकारियों के मंशा में तो कोई कमी नहीं है। जो मैंने 2 पॉइंट बताए, सॉरी, उसके ऊपर अगर गौर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये चीजें अब तक अंजाम तक पहुंचेगी। पहला अमेंडमेंट, दूसरा जमे हुए लोगों को यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, मतलब ट्रांसफर करना। ये 2 चीजें होंगी तो मुझे लगता है काम आगे हो सकते हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए राहुल जी भाई साहब का। अब मैं जिस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं, अभी हमारी नीरज जी के वार्ड कार्यालय के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत लोग आमंत्रित थे। हमारी कोर टीम की मीटिंग हुई थी, उसमें भी जिन्होंने घोषणा की थी कि जो भी कार्यक्रम हो, जो भी होर्डिंग हो, जो भी कोई खर्चा हो, आप बता देना, मैं तहे दिल से आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे राजन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और उससे पहले हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय चंद्रप्रकाश जी भाई साहब, सभी का हमें सहयोग मिला। और कभी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो चंद्रप्रकाश जी आपका भी नंबर आएगा। तो बिल्कुल चंद्रप्रकाश जी भाई साहब ने भी हमें कहा था, तो मैं आमंत्रित करता हूं राजन जी से, कृपया 2 शब्द बताएं, अपने कहें जोरदार। ये राजन जी सिख तो हैं ही लेकिन लक्ष्मी के पुत्र हैं, जैसे हमारे चंद्रप्रकाश जी भाई साहब हैं। तो मैं स्वागत करता हूं जोरदार तालियां बजाकर राजन जी। सम्माननीय मंच, आज के कार्यक्रम के पुरोधा मेरे छोटे भाई राजू बॉक्सर जी, जो वर्षों से इस समस्या के लिए अपने इलाके में दिन रात एक किए हुए हैं और लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में इनका साथ दे रहे हैं दिलो जान से
हमारे वार्ड 90 के पार्षद और मेरे भाई सुनील दत्ता जी, विकास जी और हम सबके प्रिय हमारे भाई पार्षद नीरज जी, उपस्थित सभी जन, हमारे जितने पार्षद अभी आदर्श नगर विधानसभा से मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष, सभी को साधुवाद। और हमारे समक्ष अभी प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से एसीपी साहब और पूरी टीम, थानाधिकारी साहब हमारे बीच हैं। उन सभी का आभार जो इस ज्वलंत मुद्दे के लिए उन्होंने समय निकाला है और हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। भाइयों और हमारे बीच मातृशक्ति भी है, उनको भी सादर नमन। ये समस्या और इसका निदान खाली मीटिंग करने से या उससे नहीं होगा, हमें हर नज़रिए से देखना पड़ेगा। पहले तो ये इस समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हमारे घर के जो बड़े हैं उनको सजग रहना पड़ेगा। हमारे घर का कोई भी बच्चा यदि उसके व्यवहार में कोई आपको ऐसा बदलाव लगता है, इनिशियल तौर पे, शुरुआती तौर पे, या उसका अकेलापन है, उसको हम कैसे उससे निजात दिलाएं, क्योंकि वो एक पहला कारण है जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित होती है। ये तो हमारे जो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका है। दूसरा, जो युवा, जो हमारे साथी हैं, सामाजिक तौर पर हम खाली प्रशासन को इसके लिए जिम्मेवार ना ठहराएं। हमारे अगल बगल क्या हो रहा है उसके प्रति अपनी आंखें खोलकर और सजग रहें। जो परेशानी आज हमारे पड़ोस में हो रही है वो हमारे घर में आने में देर नहीं लगेगी। रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्द थे कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय दिखेगा उनके भी अपराध। तो आप शांत होकर ये ना सोचें कि मेरे अगल में हो रहा है या मेरे पड़ोस में हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये आपके कब घर आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और हमारी युवा पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है, हमारी जड़ें खोखली होती जा रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सजग हो। अपने आसपास इस तरह की कोई भी गतिविधि हो, आप घबराए नहीं। आपके पास सभी का नंबर है। राजू भाई साहब है, सुनील जी हैं, नीरज जी हैं, आपके पार्षद है, आपके मंडल अध्यक्ष है, आपके वार्ड अध्यक्ष है, मेरा नंबर है। जगह जगह बैनर लगे हैं। आप किसी को भी आपको लगता हो, आप आधी रात को फोन करें। मैं सभी की ओर से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी, मैं सुनील जी मेरे ख्याल में विश्वास दिला सकता हूँ कि एक आवाज पर आपके लिए हाजिर होंगे। आप ये ना सोचिए कि आप अकेले हैं। इस मुद्दे में सदैव आपके साथ रहे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को दोष ना दें कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है। प्रशासन अगर आज हमारे साथ नहीं होता तो इस मंच पर हमारे साथ मौजूद नहीं होता। मैं, हमारी बहन हमारे बगल में लक्ष्मी जी बैठी है, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि आप लक्ष्मी जी से अब दुर्गा के रूप में जो है वो आए और जो है दुर्गा की तरह जो है इस विधानसभा में लगे और जड़ से जो है इस जो हमारी बीमारी है इसको निपटाने में हमारी मदद करें। मेरा सभी से निवेदन है, इसको अपनी व्यक्तिगत समस्या समझें, अगल बगल या जिसके साथ होता रहे उसकी समस्या ना समझें। कोई कभी आपके घर आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत आभार, सबने संयम से इतना सुना और आगे भी आपसे अपेक्षित है ऐसे मुद्दों पर आप साथ रहें और कहीं भी आपको आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। राजन जी ने एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की तो बताई ही, एक और बताता हूँ। राजन जी जो अक्सर बोलते हैं जब कभी हम आपत्ति में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब बोलते हैं, सुनील जी चाहे रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से राजन जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे परशुराम सेना के और अधिवक्ता और प्रखर वक्ता श्रीमान अनिल जी भाई साहब से कि मंच पर पधारे। अनिल जी भाई साहब। एक बार आपकी और मेरी आवाज एक साथ मिलकर बताए कि जयपुर में नशे के संबंध में एक कार्यक्रम हुआ है। बोलो भारत माता की, बोलो श्री राम भगवान की।
और एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजाई जाए राजू जी के लिए और सुनील दत्ता जी के लिए, और भी जो आयोजक गण है उनके लिए, कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसमें नशे से मुक्ति के लिए, नशे के विरोध में एक सभा करने की हिम्मत तो किसी ने जुटाई। लगातार, अरे तालियां तो दिल खोल के बजाओ यारो, जोरदार तालियां। लगातार मेरे युवा साथी यहां बैठे हैं। 20 से 25 साल की जो उम्र होती है, उस उम्र तक के मेरे युवा साथियों को नए नए नशे की चीजों की लत दी जा रही है। 2-3 दिन पहले तो कई क्विंटल एमडी पकड़ा गया है राजस्थान के अंदर, और वो एमडी कहां कहां जाता, कहां कहां सप्लाई होता है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा। तो आपको, पूरी टीम को साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने आवाज उठाई, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपकी इस सभा का हिस्सा बनने लायक आपने मुझे समझा। मेरे साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, पुलिस प्रशासन के क्षेत्रीय अधिकारी भी यहां उपस्थित हैं। दर्द सबको है, लेकिन दर्द का निदान, दर्द का निराकरण कैसे हो, यह तय करने के लिए हम यहां आए हैं। मैं केवल सुझाव की बात करूंगा। क्षेत्रीय पुलिस, और क्योंकि ये समस्या पूरे जयपुर की है और आपकी आवाज, क्योंकि आपका ज्ञापन जो है वो इनके माध्यम से कमिश्नर और डीजीपी तक पहुंचेगा। क्षेत्रीय पुलिस और जयपुर कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से हेल्पलाइन नंबर इस संबंध में जारी कर देना चाहिए, जिससे पूरे जयपुर में, ना सिर्फ जवाहर नगर और ट्रांसपोर्ट नगर, पूरे जयपुर में जहां भी किसी को किसी तरह की नशे के संबंध में कोई समस्या हो, क्योंकि हमें जड़ पे जाना है, और जड़ कौन है? विक्रेता, बेचने वाला जड़ है। लेने वाले को छोड़ो, परिवार को हम संभाल लेंगे, बेचने वाले को ही तो पुलिस पकड़ेगी, बेचने वाले को हम नहीं पकड़ सकते। राहुल जी ने बात करी गाइडलाइन की, बिल्कुल सही बात करी, हम बेचने वाले को नहीं पकड़ सकते, बेचने वाले को पकड़ने का अधिकार पुलिस के पास है। तो इस मंच के माध्यम से मैं जयपुर पुलिस कमिश्नर, क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा, तुरंत प्रभाव से नशा विरोधी एक हेल्पलाइन जारी की जाए, जिससे कि क्षेत्रीय और पूरे जयपुर का व्यक्ति उस पर फोन कर सके, बता सके कि फलानी जगह नशा बिक रहा है, आप जाके धाड़ मारो, आप जाके रेड मारो, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जब्त करो। साथियों, इसके साथ साथ मैं बोलो कौन मजार खड़ी हो? पुलिस के अधिकारियों से एक अपील और करना चाहूंगा कि ये बड़ी बेतुकी बात होगी। माता जी सुनो, मैं आपका ही दर्द, आपकी मन की बात बोल रहा हूं, मैं समझ गया, मेरे बोलते बोलते आपकी भावनाएं आएगी, और आएगी साहब, बिल्कुल सही कहा मेरे पूर्व वक्ता ने, सड़कों पर आना पड़ेगा तो आएंगे, ये सभाएं बाहर भी आ सकती है, परंतु अभी आवश्यकता क्या है वो तय करेंगे कि यदि सूचना देने वाला और मौके पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला राजू भाई जैसा कोई हो, और अगर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, अगर उसी के खिलाफ केस चले, उसी के खिलाफ और भी साथियों के अगर खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात पुलिस प्रशासन के लिए नहीं होगी। मतलब ये तो वो बात होगी कि रोड पे एक्सीडेंट होगो, आदमी सूचना दे रहे हो कि साहब कोई गाड़ी वाला ठोकर चलेगो, और वो तो चलेगो, और अनिल चतुर्वेदी ने, बापड़ा ने फोन किए, उन्हें पकड़ लिया थे। तो मेरा निवेदन है इस मामले में भी आपको गौर करना होगा। साथियों, एक बात और सुझाव के रूप में गांठ बांध के रख लेना, हेल्पलाइन वाला काम ये कर सकते हैं, और गाइडलाइन वाला काम सरकार करती है, और सरकार जयपुर में ही है, और सरकार के सबसे स्टार्टिंग की पायदान पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। मैं राजू जी को और आयोजकगण जिनको जो भी यहाँ उपस्थित है उनको एक सुझाव दे रहा हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम, मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो और गृह मंत्री हो, सबके पास
मेरी संख्या को भी जोड़कर इससे 4 गुनी संख्या में चलेंगे मिलने। आवश्यकता पड़ी तो हम भी अपनी टीम बुलाएंगे आपके लिए, और जब आप कहोगे वहां चलेंगे। सरकार से एक गाइडलाइन भी जारी करवाएंगे। वो गाइडलाइन राहुल जी जानते हैं, वो सरकार जारी करती है। तो सरकार से आवश्यकता पड़ी, अगर सभाओं से समस्या का निदान नहीं हुआ तो सरकार से गाइडलाइन जारी करवाएंगे। उसके लिए अगर मिलना पड़ा तो मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी से मिलने और मुख्यमंत्री से मिलने और गृह मंत्री से मिलने का रास्ता हम जानते हैं। हम मिलते मिलते यहां तक पहुंचे हैं, तो मिलने के तरीके हम जानते हैं। और अगर मिलने से काम नहीं चला और आंदोलन भी करना पड़ा तो आपके साथ इसी तरह मौजूद रहेंगे। एक बार फिर भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी। अब मैं केएम पारिक जी मंडल अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। उसके बाद वक्ता की अगली घड़ी में नारायण जी, जो नागौर से पधारे हैं, प्रमुख समाज सेवी है, आप बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। भारत माता की। आज राजू बॉक्सर और दत्ता जी और उनकी पूरी टीम, जिनसे मैं रात्रि में भी मिला। वैसे मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम नारायण है, मेरा रहने वाला नागौर का और छोटा सा व्यक्ति हूँ। यहाँ आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस नशे के खिलाफ चारों धर्म एक साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारे बीच प्रशासन के अधिकारी आए हैं, पुलिस कमिश्नर साहब आए हैं, सीओ आए हैं। तो मैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा। संविधान और कानून ये कहता है कि अगर आपके आसपास कहीं कुछ गलत होता है, कहीं भी कुछ भी गलत होता है, तो एक आम आदमी आवाज उठा सकता है। आपके पास वर्दी है, आपके पास ताकत है। जब एक आम आदमी इतनी आवाज उठा सकता है तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग उस पर रोक लगा सकते हैं, अगर ये दृढ़ निश्चय आपका हो तो। क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप स्वयं कानून की पालना करने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। और कानून का दायरा ये कहता है कि आपके आसपास ऐसे घटिया काम जो हो रहे हैं, उनके कारण से बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, आए दिन मर्डर होते हैं, खुद आत्महत्या करते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ मोबाइल चोरी की घटना भी, कल जब मैं आया तो सुना कि भाई नारायण जी आप फोन लेके ऐसे मत चला करो। मैंने कहा क्यों? कि यहाँ चोरियां बहुत होती है। ये आपके जयपुर के और यहाँ सीओ साहब की सबसे बड़ी बेइज्जती है कि आपकी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की, अगर बाहर से कोई व्यक्ति को ये कहते हैं कि मोबाइल संभाल कर रखो, इससे बड़ी घटिया बात कुछ हो नहीं सकती। ये बातें थोड़ी आपको चुभेगी जरूर, लेकिन मैं नागौर से आकर के इसलिए कहा, हमारे नागौर में कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठता। हम जब से ज्यादा हम डीएम तक पहुंच सकते हैं। हमारी औकात वहां तक रहती कि हम डीएम के पास जाए, डीएम के द्वारा एक ज्ञापन दे। आपके यहाँ सारी सरकार है, सारी सुविधा है, डीजीपी लेवल के अफसर यहाँ बैठे जो पूरे राजस्थान के मालिक हैं। और कानून और संविधान की बात कर रहा हूं। अभी जैसे मेरे कई वक्ताओं ने कहा है कि हम सड़कें तोड़ देंगे या धरना कर देंगे या वो कर देंगे, नहीं, ये भोले भाले लोग हैं, इनके शब्द ऐसे हैं, लेकिन इनके मन में कटुराघात है, इनके मन में पीड़ा है कि इन्होंने अपनी आंखों से कईयों को मरते हुए देखा है। मैंने इस पे कई वीडियो चल रहे हैं, जो बच्चे अपना शरीर काट रहे हैं। इससे ज्यादा जब उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी जब उस शरीर को देखेगी तो मन में एक तड़प आएगी, और तड़प से वो शब्द निकलेंगे कि हम सड़कें तोड़ देंगे, जाम कर। हम लोग बिल्कुल साधारण आम लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। राजू बॉक्सर भी कोई विशेष नहीं है, ये भी आम है। एक फौज में नौकरी करके यहाँ आया, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की कि भाई आप लोग मजबूत बनो, व्यायाम करो, सुबह शाम कसरत करो। उसके बाद इसके मन में एक पीड़ा आई, तो इसके साथ के जो लोग हैं मैं उन सबसे मिला हुआ। सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं और उन सभी ने एक मुहिम ली कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे। और मैं आपको बताता हूं साहब कि हमारे बाढ़ में नागौर, जोधपुर, उधर हम लोग इन कामों को ज्यादा ध्यान में देते हैं कि वहां ज्यादा भी है आपके यहाँ से वहां। लेकिन वहां पर भी अगर कोई आवाज उठा दे, रात को गोली मार दे उसको आकर के, उसकी हालात खराब कर दे, घर से उठा कर ले जाए। ये तो इनके साथ जो लोग लगे हैं उनकी हिम्मत की दाग देता हूं कि अभी तक राजू बॉक्सर के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर भविष्य में राजू बॉक्सर या इनके किसी भी साथी को कोई गलत काम हो जाता है तो सरकार इनकी भावनाएं सड़क पर आएगी और उसे कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा। मैं वो बात कहने जा रहा हूं आपसे जिसकी कल्पना ना तो हम करते हैं ना आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये कल्पना से परे बातें हैं।
आज राजू ने जो कहा है, आज मान लो जो कर रहे हैं, एक नशा करने वाला जब अपना शरीर काट सकता है तो उसको जो नशा रोक रहा है तो उसको डाल भी सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी के लिए यहाँ के सीईओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसे सुरक्षा मुहैया करवाए, और ऐसे कामों में जब भी वो जाए तो उनके साथ कोई ना कोई जाए। मैं ऐसा नहीं कहता 24 घंटे उसके साथ घूमो, सप्ते में एक दिन आप ऐसा चुनो, राजू को साथ ले जाओ, उनकी टीम को साथ ले जाओ, जहां ये गलत काम है, जहां ये अड्डे लगे हुए हैं, उन पर ताला लगाने का काम करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमीशन आपके द्वार आ रहा। अगर आप नहीं करते तो, और कानून का अगर पालना करते हो, अगर कानून की पालना करते हो तो तुरंत प्रकार से आपको वहां जाकर के कर देना। मैंने राजू को रात को कहा था, मैंने कहा राजू भैया आपने सांप में हाथ डाला है, वो भी कोबरा में। ये कोबरा है। एक नशेड़ी जो उसको शुद्ध नहीं रहती अपनी बहन बेटी की, अपने माँ बाप की, वो आपकी क्या रक्षा करेगा? वो आते ही आपको पहले पेल देगा। तो इन्होंने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे। मन में पीड़ा थी। मैंने कहा सीओ साहब आएंगे, एमएलए साहब आएंगे, ढीगड़ा जी आएंगे, पूछड़ा जी आएंगे, उनसे मैं कहूंगा कि मेरे इस भाई की और इस भाई के साथ की रक्षा कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को इसके साथ कोई घटना हो गई तो इसकी औरत के हाल क्या होंगे, इसके परिवार के हाल क्या होंगे? ये अपने निजी स्वार्थ के लिए या एमएलए बनने के लिए ये गंदगी नहीं कर रहा है। इसके मन में एक पीड़ा है कि ऐसे बच्चे मरे नहीं, ऐसे बच्चों के ऐसे परिवार, जैसे भी एक बुढ़ी माँ आई थी, वो बोल नहीं पा रही थी। तो ये एक पीड़ा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। आप हमारे माई बाप हैं। हम शासन प्रशासन को माई बाप क्यों कहते हैं? कि हम जिस दिशा में और जिस शहर में रहते हैं वहां की हालत देखी जाती है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता है। हम सबसे पहले शिकायत लेकर उनके पास जाते हैं कि साहब हमारे साथ गलत हुआ, आप हमारे साथ कुछ करो। अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो खुद हाथ में हथियार लेता है। एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। अगर सरकार सुन लेती है तो वो हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ता है, बार बार जाता है। वकील साहब दत्ता जी के पास जाता है, साहब मेरी रक्षा करो। पुलिस के पास जाता है, साहब मेरी रक्षा करो। लेकिन अगर प्रवृत्ति उसकी गुंडागर्दी की होगी तो वो आपके पास आकर के हाथ भी जोड़ेगा और आपको पैसा भी देगा और बचकर निकल भी जाए। लेकिन एक आम आदमी के पास में ना तो पैसा है ना गुंडागर्दी है, और हम लोग कानून का पूरा सम्मान करते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यहाँ की जो टीम बैठी हुई है, एक भी कानून को तिल पर भी नहीं तोड़ेंगे, और संविधान के दायरे में रहकर अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे, बिना कानून को तोड़े हुए उतरेंगे। एक बार इन सभी आयोजकों को धन्यवाद। और मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई आए हुए हैं, जो माताएं आई हैं, उन सबके चरणों में वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। अब वक्ता की अगली घड़ी में श्रीमान हरीश भूटानी जी, जो कि नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, आदरणीय हरीश जी भूटानी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले राजू भाई को, उनकी टीम को और मंच पर पधारे हुए सभी सज्जनों को साधुवाद, धन्यवाद कि आप आए, और आप सभी को भी कि अपना दुख दर्द शेयर करने आए। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि खुलेआम इतने सारे लोग नशे की बुराई के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और मुझे लग रहा है आप लोगों की समझ में ये आ रहा है कि एक नशा बिकना बंद हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लग रहा है? किस किस को लग रहा है? लग रहा है आप करो तो सही कुछ। ये समस्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, सप्लाई रोकना। अगर यहाँ बिकनी बंद हो जाएगी, कहीं और बिकनी शुरू हो जाएगी। यही तो बात है ना। ये भी इसकी दो चीजें और हैं। ये नई आने वाली पीढ़ी को जागृत करना, शिक्षित करना नशे के खिलाफ, कि आपने नशा नहीं करना है, वो रेगुलर होना चाहिए। जैसे खाना रोज खाते हैं, गाड़ी चलानी होती है तो तेल रोज डालते हैं। और दूसरा, जो लोग नशा कर रहे हैं उनको जब तक नहीं रोकेंगे उनका नशा बंद नहीं होगा, उनको सुधार में नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक नशा करेगा उसको देख के दो और आएंगे, उससे सीखेंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो मेरा एसीपी मैम से, एडिशनल साहब से एक निवेदन है, आप लोग यहाँ हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जब स्मैक आदि की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी तो कमिश्नर मैम थी किरण बेदी मैम, उन्होंने नवज्योति फाउंडेशन गठन की थी और एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया था सामुदायिक भवन में, और एक पुलिस स्टेशन की 2nd फ्लोर पर जो यूज नहीं हो रहा था। सो मेरा एक सजेशन है, ये अम्बेडकर भवन आपके पास है, शादियां ब्याह यहाँ की जगह कहीं और भी हो जाएंगी, 6 महीने के लिए इसको ऑक्युपाइड कर लें। पुलिस थोड़ा सहयोग दे, जितने लोग नशा कर रहे हैं उनका इलाज होता रहे, यहीं से अवेयरनेस कैंपेन चलता रहे,
और आप सबके साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर जो बेच रहे हैं उनको भी रोको। कोई बहुत बड़े धरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग बेचने वाले कुछ बताएंगे? कितने घरों में बिक रही है? 10 लोग। और आप कितने हैं? आप कितने हैं? मेरे घर के अगर दरवाजे बंद रहेंगे कोई कूड़ा नहीं डाल सकता। आप कोई सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। जहां जहां बिक रही है 50 जने जाके उसके घर के बाहर बैठा ना, तो कोई नहीं मारता। सब कहने की बातें हैं, आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप 50 ये आपके साथ जाएगी ना, सरकार बैठी है ना, पुलिस विभाग बैठा। भाई साहब सुनो, एक बारी कोशिश करके देखो, नहीं हो तो आपका रास्ता है ही। कर लिया। पुलिस विभाग आपके साथ हो तो होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि ये एक मिनट, सिर्फ शिकायत करने से नहीं होगा। आप जब तक शिकायत करके बोलेंगे, बुढ़िया इतनी छोटी छोटी नाली फेंक नहीं पकड़ा जाएगा। उनका घर है ना, उनमें तो ये मोटे मोटे ताले लटके रहते हैं। पूरी रात आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब वीडियो बनाने वाली बात सन 2011 में PL सोनी साहब कमिश्नर थे, ETV के साथ मिलकर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग ETV में आई, कमिश्नर साहब के पास भी, CM साहब के पास भी। आज तक वहां पर स्मैक बिक रही है हसनपुरा में, आज भी बिक रही है, रामगंज में आज भी बिक रही है। वीडियो बनाने से आप लोगों से कुछ नहीं होगा। नशेबाज का इलाज करवाएं, आने वाली पीढ़ी को संभालें, रोकथाम का काम इनके सहयोग से करें। अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नशे के आप एक मिनट चुप रहेंगे, एक मिनट, हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए सरकार कर सकती है सब कुछ। हाँ जी, एक गरीब इंसान टूटा फूटा इसको, आप मेरी बात सुने, आप एक मिनट सुने। अगर मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ, पकड़ के बंद कर लिया, कल को ये भाई साहब बेचने शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? बेचने वाले तो आप और हमारे समाज के ही हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। बड़ी गाड़ी आती है, गाड़ी पकड़ो ना, धीरे धीरे। लो माता जी, बोलन जा, गाड़ी पकड़ो ना, गाड़ी की वजह और क्या बोलो जी, अभी होती है काम। नंबर पे साथी हो जाओ सबने पहले तो साथी बस रहे। हाँ, नंबर हो रहा है गाड़ी की वजह। माता और बहने, भाई और मेरे बुजुर्ग, सबको मेरा राम राम। राम राम। कहता है के नाम से छोटी मोटी गाड़ी पकड़ी जाती है, उसको तो हुआ कुछ भी बेचारा काम धंधे बेचारा, गाड़ी को साइड में लगाओ, 100-200 रुपए लिए, चलो गाड़ी को चालन से छोड़ दी। एक गाड़ी आती है काले रंग की, ना मेरी ये मतलब सामग्री बनने का नहीं सही है। छोड़ दे हमको तो क्या बड़ी बात है, गाड़ी पकड़ जाती है, सरकार सब कुछ कर सकती है। इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के अरे सुन नहीं कर सकती है, पुलिया नहीं पकड़ जा सकती है। खराब होना तीन बच्चे छोटे छोटे, वो बड़े भूखे मरते हैं ना, उसको रोटी परवाने भाजी परवानी है। देखिए उसको तो मुझे मारता पीटता है, कैसे दे 2-3 दे इंजेक्शन की आदत मतलब पूरी आदत। अब आपकी बात अधिकारियों तक पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। आदरणीय भूटानी जी, मैं राजू भाई को बोलूंगा, सबको बोलूंगा कि ज्ञापन दें। नारायण जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी कमेटी के मेंबर हैं 2 या 3, आप यहाँ आगे आए, कमेटी के मेंबर आप आगे आए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, ज्ञापन देने के बाद वही बुलवाएंगे। आप वहाँ जाओ, 2-3 जो कमेटी के मेंबर है वो जाओ और ये फोटो आओ, फोटो भेजो। ये 3 ज्ञापन है, 3 ज्ञापन है। ऐसे आओ ताकि सामने से फोटो आ जाए, ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल आप सभी लोग सामने जाओ, सामने से फोटो आ जाए अच्छी सी। तीनों हो गया, तो तीनों सही कह रहे हो आप लोग, सही आ जाएगा।
प्रशासन से निवेदन करूंगा, एक मिनट सभी लोग शांति से एक बार बैठे। प्रशासन के अधिकारी कुछ बोलेंगे। हमने आज जो मीटिंग की है, जो सभा की है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है, उसके लिए मैं सीओ साहब से और कमिश्नर साहब में से किसी को मैं ये देना चाहता हूं। सर, आपसे अपेक्षा की जा रही है, आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। दीपक भैया, दीपक भाई उपस्थित मंच पर गणमान्य व्यक्ति और सामने मैं जो देख रहा हूँ, आपके इस अभियान के लिए जो जागृति आई है सामने, वाकई काबिल तारीफ। इसके लिए तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरी बात हुई थी, राजकुमार जी से बात हुई थी या किससे बात हुई थी, मुझे मेरा ये क्षेत्राधिकार नहीं है यहाँ पर कमिश्नर साहब के ऑफिस में मैं बैठता हूँ, एडिशनल डीसीपी क्राइम हूँ मैं, और मुझे कमिश्नर साहब ने यहाँ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आदेशित किया था। और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साहब ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर था नहीं, तो वो जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था उसमें राजकुमार जी के नंबर थे, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि साहब कल शाम को, यानी कि आज 5:30 बजे हमारी मीटिंग होगी। फिर मैंने एसएचओ साहब से बात करी। मैं आज सुबह ही 7:30 बजे से ही वहाँ ड्यूटी में हूँ और सीधा यहीं आया हूँ। अभी एक वीआईपी ड्यूटी थी जिसमें आप भी वहाँ शरीक थे और सीधे शायद दोनों हम यहीं से आए हुए हैं। ये बीच में यहाँ बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि पुलिस का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो कुछ मीठी मीठी बातें भी इन्होंने करी, और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा भाषण देते नहीं हैं, और देते हैं तो फिर झेलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। मामला गंभीर है, वाकई गंभीर है। ये यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे जयपुर की भी नहीं है, पूरे राज्य की भी नहीं है, पूरे देश की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है वास्तव में नशे की। और ड्रग्स की तो वास्तव में ही पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और ये वन साइडेड नहीं है, इसको हमें वन साइडेड नहीं देखना चाहिए कि ये जो इस सभा के सामने देखने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, यही दोषी हैं, ऐसा नहीं है। ये जागृति का जो अभियान आप लोग लेके आए हो वास्तव में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जागृति न केवल पूरे इस क्षेत्र में लानी है, प्रत्येक घर में ये जागृति लानी चाहिए हमें कि हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन या हमारे पिताजी मतलब कहाँ किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। मतलब प्रत्येक घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें उस चीज़ को देखना तो चाहिए। जागृति आना मतलब ये जागृति तो आ गई, लेकिन प्रत्येक घर में ये जागृति भी होनी चाहिए। जो नशे की लत में आ गए वो तो ठीक है, उनका एक नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से कोई सुझाव हो सकता है उनको, या फिर कोई बैन करके या कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ भी उसके करें। लेकिन नए जो पीढ़ी आ रही है, हमारे बच्चे जो वास्तव में 20-22 साल के, 25 साल के, 15 साल के, ऐसे एडिक्शन से मतलब इतना क्लोज होते जा रहे हैं जो आप और हमारी पेरेंट्स की किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। पहले जो 20, 25, 30 साल पहले जो परंपरा हुआ करती थी, पड़ोस का भी कोई भी जिम्मेदार आदमी किसी को डांट देता था तो उसकी बात मानते थे, सुनते थे बच्चे। लेकिन आज खुद के घर में ही उनके पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे। इसलिए जो मैं पीड़ा, हमारे बहन जी बैठी हुई हैं जिन्होंने अभी बोला, वो उनका दर्द वाजिब है, वास्तव में वाजिब है। लेकिन वो समस्या की जड़ कहाँ से शुरू हुई, उसका शुरू में हमने ध्यान दिया नहीं दिया, वास्तव में नहीं दिया। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई रोक टोक कर रहा है तो वो हमारा बच्चे को रोक टोक क्यों कर रहा है। कई बार क्या है कि हमारे बच्चे का कहाँ फ्रेंडशिप है, कहाँ उसकी दोस्ती है, किस में उठ रहा बैठ रहा है,
उसकी टोकाटाकी मैं अग्रवाल साहब के बच्चे के लिए मैं टोकाटाकी कर दूं तो आप ही मेरे को कहेंगे या मैं कहूँगा मेरे बच्चे को आपने कैसे टोक दिया। मतलब हमारे जो बच्चे कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट मिल रही है तो उस कंप्लेंट का हम निराकरण के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको ईगो पे लेके ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर ये कैसे मतलब निगरानी कर रहे हैं। निगरानी आप लोगों को ही करनी है। हम कानूनी रूप से निगरानी कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए बाध्य हैं। हम कोई मालिक नहीं है, हम जनसेवक हैं और उसके लिए हम बाध्य हैं, करेंगे। आपकी सूचना इतला जो भी है उस पर कानूनी रूप से वैध कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन बेचने वाले कौन है? बेचने वाले भी तो हम में से ही हैं। यदि वास्तव में हमारे जागृति ऐसी आ जाए है जो कोई लेने वाला ही बचेगा नहीं तो फिर वो बेचने वाले कहाँ रहेंगे? मुझे तो ये बता दो आप। इसको समाधान को आप कानूनी रूप से ही क्यों देख रहे हो? मैं बात टालने की नहीं कर रहा हूं। हमारे परिवार में क्या क्या कमियां हैं उस चीज की तरफ हमने कभी देखा है? नहीं देखा। जब बात बिगड़ गई है, जब देख रहे हैं और उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उस चीज का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है। हम तो आपके साथ साथ हैं ही, लेकिन मेरा आप सभी से ये जो निवेदन मैं कर रहा हूं ये वास्तव में विकट समस्या है। आप अपने बच्चों को, परिवार का, आपके काम करने वाले जो भी लोग हैं, पति कहाँ जा रहा है या जो भी दूसरे लोग परिवार के लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, देखो तो सही। आप नशे की बात कर रहे हो, पढ़ने की बात ही नहीं कर रहे, उसके रोजगार के आगे की बात ही नहीं कर रहे। अभी नशे से ही फ्री नहीं हो पा रहे हो आप। हम कहाँ जा रहे हैं? इस पीढ़ी को कहाँ लेके जा रहे हैं? सुबह दिहाड़ी के लिए आदमी आता है यहाँ पे, वो 250, 300, 400 रुपए में बिक के चला जाता है। सुबह 10 बजे से लेके वो शाम को 8 बजे तक जॉब करता है और शाम को फिर वो किसी नशे की तलाश में ढूंढता रहता है। 400 रुपये कमाए, 200 रुपये उसने कहीं चला गया और खाने पीने में चला गया। उसने बच्चे के लिए सोचा ही नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे वहाँ, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्या कमा के ला रहा है वो, और मैं क्या स्टडी के लिए करूँगा, उनके अध्ययन के लिए क्या करूँगा, खाने के लिए क्या करूँगा। वो खुद ही नशा करके आ गया। ये लत क्यों लगी? क्या हमने उस पर निगरानी रखी? क्या हमने कोई छोटी मोटी टोका टोकी करी? जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, तब घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि मेरा तो साहब पति दारू पी के आ रहा है, ये करके आ रहा है, मेरा बेटा ये करके आ रहा है, नशा करके आ रहा है। किसने निगरानी रखी पहले? जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ था। मैं दोष आप पे नहीं दे रहा हूँ, दोष हम पे भी है। हम भी कोई कार्रवाई के लिए यदि करते हैं तो छोटी मोटी कार्रवाई करके कई बार छोड़ देते हैं। छोड़ने की कानूनी की बाध्यताएं हमारे कई वक्ताओं ने बताई थी, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके तहत ही हम कानून में ही कार्रवाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। कोई भी नशेड़ी को यदि पुलिस लेके भी आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। कोई भी नशेड़ी यदि नशा करने वाला बहुत ज़्यादा एडिक्टेड बंदे को यदि हम लेके भी आते हैं थाने पे, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बहुत अच्छे से वक्ता यहाँ पे जो वकील साहिबान हैं वो जानते हैं। हमारी भी एक कई मजबूरियां हैं, नहीं लाने की मजबूरियां नहीं है, थाने पे रखने की भी मजबूरियां हैं उसको, लेकिन हम करते हैं वो काम और करेंगे। मैं कमिश्नर साहब की तरफ से आया हूँ, साहब ने मुझे भेजा है। आपकी वास्तव में विकट समस्या है, लेकिन इसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। लेकिन जनजागृति जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, जो बेचने वाला है उसको उस बिल्कुल ऐसा कर दो कि वहां उस पर कोई दिखना नहीं चाहिए। वीडियो की नौबत ही नहीं आया ना। मैं ये कह रहा हूं, जा कौन रहा है? हमारे बच्चे ही तो जा रहे हैं। कौन जा रहा है मुझे ये बताइए? गलता गेट से तो कोई आ नहीं रहा, मानसरोवर से भी कोई नहीं आ रहा, दौसा से भी कोई नहीं आ रहा। अरे मेरी बात सुनो भाई, अरे खरीदने वाले की बात कर रहा हूं मैं भाई। कोई बात नहीं, वो आएगा, वो बिग चेन है, उसका ये 1 to 1 बहस करने का टाइम नहीं है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं, हमारे लोगों की समस्या सुन रहे हैं हम तो, यहाँ इस एरिया की सुन रहे हैं। बाहर वालों का बाहर इलाज करेंगे वो एक अलग चीज है, ठीक है? लेकिन यहाँ के जो खरीदने वाले हैं उनको तो ऐसा कर दो ना आप
कोशिश करिए आप, बीच में नहीं, आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी हो सकता है पूरी सब ने जो बोला वो पूरी कवर नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको फिर अनुरोध कर रहा हूँ, समस्या घर से शुरू हो रही है, उसके जिम्मेदार इधर भी हैं और उधर भी हैं, हमारे घर से ही शुरू हो रही है। इसलिए मेरे को बोलना बहुत है, लेकिन मैं अब आप लोगों की समस्या और भावनाओं को देखते हुए मैं इस मामले एक न अभी मांग उठाई थी कि हेल्पलाइन नंबर, नशे की हेल्पलाइन जो भी है, एक हेल्पलाइन तो वो नशे की उसकी बताई जाता, हेल्पलाइन नारायण जी ने बताया था, खुद की सेल्फ हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करिए ना प्रत्येक घर। मैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत यदि ऐसी आती है परिवार में, तो उसका समाधान एक दूसरे से, पड़ोसी से नहीं होता है तो फिर पूरे मोहल्ले में जनप्रतिनिधिगण, और फिर जो समस्या बड़ी है तो फिर वो हमें भी बताइए। SHO साहब हैं यहाँ, ACP साहब हैं, मैडम हैं, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। वो नौबत नहीं आएगी कि आप इस पार्क के रोड साइड जाएं, और वो कानून सम्मत जो गैर कानून सम्मत जो भी बातें हैं उनका हम कोई समर्थन नहीं करते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये जो आपकी भावनाएं हैं, मैं श्रीमान CP साहब को और कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा, मामला गंभीर है, इसमें हमें भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। जन जागृति अभियान जो चल रहा है, आप इसको और भी चलाएं, आगे बढ़ाएं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं सर्वप्रथम तो जो राजू बॉक्सर जी इस अभियान को पूरे जयपुर शहर में चला रहे हैं, उनका हर कदम कदम पे साथ देने वाली मीडिया राजगंगा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो भी एक पुलिस की तरह हर जो मौके की वारदात होती है उसको कैमरे में कैद करके और उस मुहिम को बहुत जोर शोर से उठा रही राजगंगा। आदरणीय राजकुमार शर्मा और दीपक सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो इस मुहिम के मुख्य आयोजक है और इस जन जागृति सभा के मुख्य आयोजक है आदरणीय राजू बॉक्सर जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात सबके बीच में रखे। पधारे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरे सम्मुख बैठे आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय साहब, मेरा एक निवेदन है कि जो आप समस्या जो समझ रहे हैं वैसी नहीं है। ये समस्या उन लोगों की है जहाँ 400 रुपये रोज कमाता आदमी, और स्थिति ये होती है कि अब बच्चे का ध्यान कहाँ रखे, वो 400 रुपये कमाने जाएगा या उस बच्चे का। और बच्चे के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ हर 400 मीटर, हर 300 मीटर पे एक नशा बेचने वाली बैठी है, वो पुड़ी देती है, वो ना जाने कौन सी नाबालिगों की आदत लगाती है, और ये स्थिति हुई है। और जो ये विरोध करने वाली अपन बातें कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ बेचारे ऐसे लोग रहते हैं जो डेली दाढ़ी पे 200-200 रुपये में काम करते हैं। ये कैसे विरोध करेंगे आप बताएं। और उनके पास में 5-5, 10-10 लोग वैसे बैठे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वो कब इनको सुनने देंगे या कब बोलने देंगे? वो मेरे जैसे व्यक्ति के अगर सामने आके मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं तो मैं नहीं मानता साहब कि ये लोग विरोध कर पाएंगे। ये हमारी आंतरिक एक अपील है, जो आप समझो कि स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि हर एक ऑटो के अंदर बच्चा जो ले रहा है इंजेक्शन, चलो जो ले रहा है उसको तो छोड़ो एक बार, जो बच्चे मरेंगे अब उनका क्या सोचें, जो बच्चे अब इस नशे में लगेंगे उनका क्या सोचें। और लिटरली बता रहा हूँ, 14 साल, 15 साल, 16 साल वो पहले तो पन्नी लेते हैं, और पन्नियाँ यहाँ हर दुकान पे मिलने लग गई। हमने विरोध भी किया, जो भी किया, लेकिन कई मेरे ऐसे साथी हैं जिनको धमकाया गया है कि तू ज़्यादा शाना बन रहा है क्या। अब इस स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा साहब, मैं और कुछ नहीं, कि हमें कहीं ना कहीं आप एक ऐसा नंबर दे दें जो हम उनको बोल सके साहब हमारे साथ ये घटना घटित हो रही है। और ओपन बिक रहे हैं साहब, जैसे डेयरी में दूध मिलता है वो स्थिति हो रही है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो शायद हम आपको बताते भी नहीं, हम संभाल लेते, हमारे परिवार का मामला है हम देख लेते, लेकिन अगर संभालने लायक होती तो संभालते ना, हम फेसबुक पे डालते ना व्हाट्सएप पे डालते। ये हमारी ऐसी पीड़ा है कि जो मजबूरी में हमारा डालने का उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र में ये बात पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उन उच्च नेताओं की नज़रों में ये बातें पहुंच जाए कि साहब हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमें पीड़ा ये होती है क्योंकि कल एक परिवार से बात करा था, उसके 3 बच्चे लेते हैं,
और वो तीनों बच्चों की स्थिति है कि उसका बाप और उसकी माँ उन दोनों के ऊपर चाकू तक लगा दिया गले पे। वो तो आदी हो गए, लेकिन जो नए अब मर रहे हैं उनका क्या इलाज करें साहब? अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है, आपसे एक निवेदन हमारा इतना रहेगा प्रशासन से कि एक ऐसा कोई तो बता दो जिससे हम आगे जाके रो सकें, पुकार सकें कि साहब हमारे इन बच्चों को बचा लो। 30 बच्चों को तो मैंने देखा मरते हुए। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, जवान नगर और रामागढ़ बस्ती के अंदर 30 बच्चे साहब बहुत होते हैं, या एक मौत पे जाते हैं, जिसमें नरेश था, उसके अलावा महावीर का भाई है, हनुमान है, दीपक है, ऋतिक है, सोनू है। मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं आपको जिनको मैंने मरते हुए देखा है। नहीं तो मैं आपको ये बात नहीं बोलता। हो सकता था मैं मेरी एकेडमी चलाता, मैं मस्त रहता, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं आके, और मैं इतना बड़ा वो भी नहीं हूं कि चलो मैं कोई बहुत ज्यादा घर से वो हूं, अगर मैं अपना समय निकाल के लगा रहा हूं तो मुझे एक लगता है कि मैं समाज के लिए जिंदा हूं तो कुछ कर लूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आगे जाके कुछ चुनाव लड़ने या राजनीति करना होता तो साहब और कुछ मेरे मामले में कर लेता। मैं एक बस ये इतना निवेदन है मेरा आपसे कि कमिश्नर साहब से या जिससे भी आप बात रखो, हमारी इतनी रख दो कि साहब कैसे भी करके वो जगह बता दो जहां हम पुकार सके, रो सके, गिड़गिड़ा सके और अपनी सारी वेदनाएं बता सके कि साहब ये लोग नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये कंटिन्यू बेच रहे हैं, और कैसे भी करके उनको रोक तो दो साहब। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशासन, शासन और यहाँ सभी पधारे एवं मुख्यतः राजगंगा